Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GV Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल्स फॉर अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। तो देखिए फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और जो भी फर्टिलाइजर है, यूरिया है, एसएसपी है, डीएपी है, एमओपी है, जिंक सल्फेट भी है, जो भी फर्टिलाइजर है, जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। If we do not follow the principle, then ability of the nutrient is reduced. तो ये रिडक्शन एबिलिटी में होता है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी नहीं होती। तो जो हमने फर्टिलाइजर अप्लाई किया है उस पर कॉस्ट जो आई है वो कॉस्ट प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है और जो है प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम की पुअर हो जाती है। तो हमको ज़रूर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने चाहिए जो हम फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं उसका मैक्सिमम अपटेक क्रॉप कर सके। तो वो क्या प्रिंसिपल हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत कंसेप्ट बेस्ड हैं, लॉजिकल हैं, इसमें कुछ रीजनिंग्स हैं। तो ये कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं, ये इनके फैक्ट्स आपको पता हैं, तो आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब आप उसके पीछे की थ्योरी जानते हैं। केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लें, उसके ऑप्शन पढ़ लें तो उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। जो अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एक अच्छी थ्योरी से बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो ये एक न्यूट्रिएंट सॉइल फर्टिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन प्रिंसिपल्स को हम आज डिस्कस करेंगे कि जब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करें तो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। देखिए जब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो फर्टिलाइजर क्या है, जनरली कंपाउंड्स हैं जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं या ये ओर हैं, नेचुरल ओर हैं जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है, जैसे कि एमओपी है। तो जब ये फर्टिलाइज़र हम अप्लाई करते हैं तो देखिए ये वाटर सॉल्युबल होने चाहिए, लेकिन कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो दो तरह के हमारे पास फर्टिलाइज़र हैं, वाटर सॉल्युबल और जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो अधिकतर हमारे पास जो मोस्टली फर्टिलाइज़र हैं वाटर सॉल्युबल हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए और जो न्यूट्रिएंट है फर्टिलाइज़र से जो मिल रहा है वो रूट जोन में रहना चाहिए। अगर वो रूट जोन में नहीं है तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अब रूट जोन में कैसे रहेगा, तो देखिए रूट जोन से बाहर दो तरीके से जा सकता है, या तो उसकी लीचिंग हो जाए, रूट जोन से नीचे चला जाए, ऐसा नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में होता है, या उसका गैसियस लॉस हो जाए, डिनाइट्रिफिकेशन हो जाए या वोलेटिलाइजेशन हो जाए, ये भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर में होता है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में हमको उसकी एबिलिटी रूट जोन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब हम दूसरे फर्टिलाइजर देखें जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं या जिनका फिक्सेशन हो जाता है, जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं। रहते ये रूट जोन में ही है लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो रूट्स को अवेलेबल नहीं होते। और किसी भी न्यूट्रिएंट को प्लांट से अवेलेबल होने के लिए पानी में घुलना बहुत जरूरी है, सॉल्युबिलिटी बहुत जरूरी है। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के साथ क्या है, ये फिक्स हो जाते हैं, क्ले लेयर फिक्सेशन हो जाता है, नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये भी इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो हम जब फर्टिलाइजर अप्लाई करें तो नंबर एक हमारा ये होना चाहिए कि फर्टिलाइजर रूट जोन में रहे, उसका लॉस जो है लीचिंग लॉस या डिनाइट्रिफिकेशन या वोलेटिलाइजेशन लॉस कम से कम हो। दूसरा, अगर इंसॉल्युबल कंपाउंड बना रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम किस तरह से बढ़ा सकें ताकि प्लांट को अवेलेबल हो जाए। और अगर वाटर ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है, जैसे रॉक फॉस्फेट है, तो इसको हमको सोइंग से काफ़ी पहले डाल देना चाहिए, 1 महीने पहले डाल देना चाहिए ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़े। तो जनरल जो हमारे फर्टिलाइजर हैं सारे वाटर सॉल्युबल हैं अधिकतर। तो इन्हीं को हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे कि क्या ऐसे हमारे प्रिंसिपल होने चाहिए कि जो हम फर्टिलाइजर अप्लाई करें तो हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले। अब देखिए मैक्सिमम रिटर्न मिलने के लिए न्यूट्रिएंट की रूट जोन में अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, प्लांट का उसका अपटेक करना भी बहुत जरूरी है। तो यही प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम न्यूट्रिएंट की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 जो है वो है सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, कि सॉइल हम सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ अवेलेबल नाइट्रोजन कितना है, अवेलेबल फास्फोरस कितना है, अवेलेबल पोटेशियम कितना है, अवेलेबल जिंक कितना है। यहाँ देखिए 2 मेजरमेंट होते हैं न्यूट्रिएंट के, टोटल अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबल अमाउंट। तो देखिए दोनों में अंतर है। जैसे टोटल फास्फोरस तो बहुत होता है सॉइल में, लेकिन जो अवेलेबल अमाउंट है H2PO4 या HPO4 की वो कम है। तो यहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। अगर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा है तो ऐसे केस में हमें फर्टिलाइजर की अमाउंट कम करनी चाहिए। लेकिन अगर सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस कम है और उसमें अवेलेबल अमाउंट कम है
तो ऐसे केस में हमें वहाँ फर्टिलाइजर अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। अब ये जो सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस है कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप सॉइल फर्टिलिटी के लेक्चर देखिए जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, काफ़ी लेक्चर्स हैं। आप सॉइल फर्टिलिटी का एक पूरा उसमें जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको पूरा मिलेगा सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का, उसमें वो लेक्चर देखिए। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सॉइल फर्टिलिटी के साथ एडजस्टमेंट करना, सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस को जानना कि उसका स्टेटस क्या है। तो ये स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल की फर्टिलिटी हाई है, लो है या मीडियम है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम न्यूट्रिएंट की डोज को कम या ज़्यादा करते हैं। कैसे करते हैं ये एक अलग मेथड होता है, लेकिन पहला प्रिंसिपल ये है कि सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस को जानिए। अगर उसमें अमाउंट ज़्यादा है तो हम फर्टिलाइजर की डोज फिर कम करेंगे, नहीं तो हमारी क्या हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऑलरेडी उसमें जो है नाइट्रोजन ज़्यादा और हमने नाइट्रोजन डाल दिया तो नाइट्रोजन लीच कर जाएगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट जो आई फर्टिलाइजर पर वो बेकार हो गई। अगर मान लीजिए फर्टिलिटी स्टेटस कम है और हम फर्टिलाइजर नॉर्मल डाल रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे, तो प्लांट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो ऐसे केस में हमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। इसके लिए सॉइल सैंपलिंग टाइम टू टाइम कराना बहुत जरूरी है। इसलिए सॉइल सैंपलिंग करना बहुत जरूरी है और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस का। अनदर इज बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। बैलेंस्ड यूज का मतलब यह है कि हम जो नाइट्रोजन डाल रहे हैं, जनरली हम NPK फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिंक भी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो जब हम ये NPK फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो इनका एक बैलेंस होना चाहिए आपस में। देखिए कोई भी न्यूट्रिएंट अकेले ही कोई अपना पूरा मेटाबोलाइज नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रोटीन में तभी मेटाबोलाइज होगी जो उसे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कौन देगा उसे, फास्फोरस देगा। तो एक प्रॉपर अमाउंट नाइट्रोजन के यूटिलाइजेशन के लिए कुछ अमाउंट फास्फोरस भी चाहिए। इसी तरह से जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनको कौन एक्टिवेट करता है, पोटेशियम। तो प्रोटीन फॉर्मेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको कौन करेगा, पोटेशियम उसको एक्टिवेट करेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम नाइट्रोजन को ही देखें तो प्रोटीन बनने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में फास्फोरस चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में पोटेशियम चाहिए। इसी तरह से हर न्यूट्रिएंट का दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ एक रिलेशन रहता है, तभी न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपरली मेटाबोलाइज होते हैं। तो ये बैलेंस्ड यूज हमें करना चाहिए। तो इन जनरल हम कहते हैं कि जो सीरियल्स में पूछा भी जाता है अधिकतर, सीरियल्स के केस में ये 4:2:1 है कि अगर हम 4 यूनिट नाइट्रोजन यूज करें तो 2 यूनिट फास्फोरस एंड 1 यूनिट पोटेशियम। लेकिन ये इन जनरल ये डिपेंड कई चीज़ों पर करता है कि सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, लेकिन ये एक जनरल रूल है कि 4:2:1 में करें। इसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगे और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे। तो बैलेंस्ड यूज करना बहुत जरूरी है। 17 जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए। अब टॉक्सिसिटी भी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब केवल डेफिशिएंसी नहीं है। अगर मान लीजिए जिंक की ज़्यादा डोज कर दें, टॉक्सिक अमाउंट में हो जाए, तो फास्फोरस की यूटिलाइजेशन को रोक देगा, क्योंकि इन दोनों का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। तो बैलेंस्ड यूज में यह है कि ना तो वो उसकी डेफिशिएंसी हो ना उसकी टॉक्सिसिटी हो, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। तो जो भी हम फर्टिलाइजर डालें वो देखें हम कि प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आजकल हम केवल NPK फर्टिलाइजर यूज करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट करते ही नहीं है। अब जब माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज नहीं करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आएगी। जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आएगी तो प्लांट की अपने जो फुल पोटेंशियल है उस पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कितना भी हम NPK फर्टिलाइजर डालें लेकिन प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो बैलेंस्ड यूज करना बहुत जरूरी है। अनदर इज सॉइल प्रॉपर्टी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल प्रॉपर्टी। अब सॉइल प्रॉपर्टी में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में टिल्थ होती है और उसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या पोरोसिटी है, क्या उसकी बॉल डेंसिटी है, इसको हम टिलेज से मेंटेन रखना चाहिए। उसका एरेशन हमें मेंटेन रखना चाहिए, उसके अंदर कोई हार्ड लेयर नहीं होना चाहिए। नहीं तो एनरोबिक कंडीशन होगी। जब एनरोबिक कंडीशन होगी तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं होगी और वाटर का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो उसकी या तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी या उसकी एबिलिटी पुअर हो जाएगी, रूट ग्रोथ कम होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच और ईसी। अगर पीएच देखिए एसिडिक है तो भी प्रॉब्लम है। एसिडिक पीएच में कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, वो टॉक्सिसिटी करेगा। हाई पीएच हो गई तो कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, जो जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लो पीएच पे होते हैं, जनरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लो पीएच पे अवेलेबल होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो पीएच क्या होनी चाहिए इसकी, सॉइल की हमें कोशिश करनी चाहिए न्यूट्रल रहे।
लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं कि वहाँ एसिडिक सॉइल ही होती हैं ओरिजिन में, या एल्कली सॉइल ओरिजिन में होती हैं। ड्राई रीजन में देखें तो अल्कलाइन रहेंगी, एल्कली रहेंगी, सोडियम की डोमिनेंस रहेगी, और अगर हम हाई रेनफॉल एरिया में देख लें तो एसिडिक रहेगी। और सॉइल की पीएच को हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, इसकी बहुत बफरिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन कल्टीवेशन के ड्यूरेशन जब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करें तब कुछ टाइम के लिए हम उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो एसिडिक सॉइल है तो हमको वहाँ लाइम यूज़ करना चाहिए ताकि उसको पीएच मेंटेन कर सकें कल्टीवेशन पीरियड तक। और अगर एल्कलाइन सॉइल है, हाई पीएच हाई हो रही है, तो वहाँ पे हमको केवल लीचिंग करना चाहिए ताकि साल्ट जो है लीच कर जाएं। अगर उसमें सोडिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, एल्कलाइन हो रही, एल्कली सॉइल हो रही है, सोडियम ज़्यादा है एल्कली सॉइल में, तो वहाँ फिर हमको जिप्सम यूज़ करना चाहिए। तो सॉइल अमेंडमेंट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सॉइल की तीनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। तीसरी बची बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो देखिए जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं, जनरली बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं। जो नाइट्रिफिकेशन है बैक्टीरिया है, सल्फर में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो डीकम्पोजिशन में लार्जली बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। तो अगर बायोलॉजिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब माइक्रोब्स नहीं है सॉइल में, तो वहाँ जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं होगी, डीकम्पोजिशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक तो सॉइल की पीएच न्यूट्रल लानी पड़ेगी, तभी मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। दूसरा वहाँ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना पड़ेगा, कार्बन लाना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक कार्बन लाना पड़ेगा। जब ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा तो माइक्रोब्स उसको यूज़ करेंगे, और जब उसे यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली माइक्रोल एक्टिविटी ज़्यादा होगी और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग अच्छी होगी। तो सॉइल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेक्चर भी मैंने अपलोड कर रखा है, सॉइल प्रॉपर्टीज़ का क्या इन्फ्लुएंस होता है सॉइल फर्टिलिटी पर, उसको देखिएगा तो ये और अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अब तक हमने देखा कि सॉइल फर्टिलिटी एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है फर्टिलाइजर डोज के साथ। दूसरा, बैलेंस्ड यूज़ करना है सभी न्यूट्रिएंट्स का। तीसरा, सॉइल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखना है। चौथा है क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, हाई रेनफॉल है, लो रेनफॉल है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है। तो क्लाइमेट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर के इस तरह से अप्लाई करें कि उसकी एबिलिटी बढ़ जाए। अब देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन में भी देखिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है, वहां क्या होगा, माइक्रो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट रिलीज ज़्यादा होगी। तो वहां ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते रहिए, तो वहां न्यूट्रिएंट रिलीज ज़्यादा होती रहेगी। तो ऐसे केस में हमें फर्टिलाइजर की डोज बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के थ्रू फर्टिलाइजर मिल रहा है, और सॉरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, प्रोवाइडेड डेट वहां अगर ऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन अगर टेम्परेट कंडीशन है, लो टेम्परेचर है, तो ऐसी केस में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर तो बन रहा है लेकिन डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो हो गया कि माइक्रो एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, तो उसमें न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं होंगे। जब न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं होंगे तो हमें फिर फर्टिलाइजर की डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो जहां टेम्परेचर लो हो रहा है वहां ये प्रॉब्लम है, हमें फर्टिलाइजर की डोज को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल यह है इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन में रेनफॉल। अब देखिए कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तब जब रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वहाँ क्या होगा, लीचिंग होगी। और अगर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालना है तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर की लीचिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे केस में हमें फिर नाइट्रेट फर्टिलाइजर की डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो लीचिंग जनरली नाइट्रेट की होती है, और अगर ज़्यादा भी हो सकता पोटेशियम की भी हो जाती है। तो ऐसे केस में हमको नाइट्रेट फर्टिलाइजर की डोज तो बढ़ानी ही पड़ेगी, पोटेशियम फर्टिलाइजर की डोज भी बढ़ानी पड़ेगी अगर लीचिंग की प्रॉब्लम है तो। और ये किससे डिसाइड होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन से। तो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्रॉप रोटेशन। तो देखिए अगर क्रॉप रोटेशन में हम लेग्यूम ले रहे हैं, किसी लेग्यूम क्रॉप को ले रहे हैं या कोई पल्स क्रॉप ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि लेग्यूम क्रॉप में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, और जो इसका रेजिडुअल इम्पैक्ट रहता है, रेजिडुअल सॉइल में रेजिडुअल नाइट्रोजन रहती है। जब हम लेग्यूम क्रॉप उगाते हैं तो वो उसके बाद उसमें नाइट्रोजन रह जाती है। तो ये वेरी करता है कौन सी क्रॉप उगाई है, जनरली 25 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर तक हमें मिल जाती है इन जनरल। ये मैं ऐसी डोज नहीं बता रहा जो बिल्कुल यही मिलती है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो उतनी डोज को हम नेक्स्ट क्रॉप में कम कर सकते हैं। तो कोई अगर हम क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम क्रॉप ले लें तो नेक्स्ट क्रॉप में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम डालें। तो क्रॉप रोटेशन में इसलिए हमको लेग्यूम इंक्लूड करना चाहिए सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे हमें फर्टिलाइजर की डोज कम करेंगे, जब फर्टिलाइजर डोज कम करेंगे तो कॉस्ट कम होगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्रॉप रोटेशन का। देन बैलेंस बेसल एंड स्प्लिट एप्लीकेशन। तो देखिए फर्टिलाइजर को हमको बेसल भी देना चाहिए और स्प्लिट में भी देना चाहिए। स्प्लिट का एक मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है कैसे दिया जाता है।
तो बेसल में इन जनरल हम वो फर्टिलाइजर्स देते हैं जो इनसॉल्युबल हो जाते हैं सॉइल में जाकर के। तो अब जब इनसॉल्युबल हो गए तो धीरे 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 सॉल्युबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर को स्टार्ट में ही डाल देना चाहिए, सोइंग के समय ही। तो इसको बोलते हैं बेसल डोज, जो सोइंग के समय डाली। तो इन जनरल हम फास्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर को बेसल में देनी चाहिए पूरी अमाउंट, क्योंकि हम जब डालेंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे सॉइल में, वो इनसॉल्युबल बन जाएंगे और धीरे 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 उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और कुछ अमाउंट नाइट्रोजन की भी डालनी चाहिए बेसल में, बिना नाइट्रोजन के नहीं तो प्लांट्स की अर्ली ग्रोथ नहीं होगी। फिर स्प्लिट एप्लीकेशन में हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालते हैं, फास्फेटिक और पोटेशिक नहीं डालते हैं। पोटेशिक को डालते हैं, एक केस है वो बताऊंगा, लेकिन इन जनरल हम किसको डालते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को डालते हैं। तो स्प्लिट एप्लीकेशन में हम कब डालना है, जैसे जैसे क्रॉप एज बढ़ेगी, क्रॉप की डिमांड बढ़ेगी, उसी के अनुसार हमें स्प्लिट एप्लीकेशन करना चाहिए। सारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक बार में नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए यूरिया सारी डाल दी, एक बार में डाल दी, तो क्या करेगी वो, प्लांट तो लेगा नहीं, प्लांट तो बहुत छोटा है, तो लीच कर जाएगा या उसका गैसियस लॉस हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को हमेशा 3 या 4 बार में डालना चाहिए। कब डालना चाहिए, जब क्रॉप की डिमांड ज़्यादा हो, उसके डिमांड को सिंक्रोनाइज करते हुए हमें एप्लीकेशन करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए सैंडी सॉइल है या लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है किस वजह से, तो पोटेशियम भी लीच होगा, तो ऐसी केस में हम पोटेशियम को भी स्प्लिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 50% बेसल दे सकते हैं और 50% अबाउट 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग दे सकते हैं, जब वेजिटेटिव ग्रोथ इंक्रीज कर रही हो। तो पोटेशियम स्प्लिट एप्लीकेशन के इम्पैक्ट वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं जहाँ सैंडी सॉइल है और जहाँ लीचिंग की प्रॉब्लम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसल फर्टिलाइजर हमें कौन से देने चाहिए, पूरे फास्फेटिक एंड पोटेशिक, और स्प्लिट एप्लीकेशन क्रॉप ग्रोथ के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को देना चाहिए। लेकिन अगर सैंडी सॉइल है, लीचिंग ज़्यादा हो रही है, तो पोटेशियम को भी स्प्लिट एप्लीकेशन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का। देन डीप एंड बैंड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। देखिए, हमारा फर्टिलाइजर डालने का ऑब्जेक्टिव यह है, एक तो उसकी सॉल्युबिलिटी बनी रहे, दूसरा जो है रूट जोन में रहे, तीसरा प्लांट को अवेलेबल भी हो जाए। तो अगर हम फास्फोरस और पोटेश को ऐसे डालना है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर डालना है, तो क्या है, देखिए फास्फोरस और पोटेशियम डिफ्यूजन के थ्रू अवेलेबल होते हैं। तो देखिए 3 इन जनरल वे होते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के। मास फ्लो, जिसमें न्यूट्रिएंट वाटर के साथ मूव कर घुल जाता है और पानी के साथ मूव करता है, इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मास फ्लो के थ्रू होता है। फिर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है न्यूट्रिएंट, इसका एग्जांपल है फास्फोरस और पोटेशियम। तीसरा है रूट इंटरसेप्शन एंड कॉन्टैक्ट एक्सचेंज, कि रूट जो है उसी न्यूट्रिएंट तक जाती है सॉइल पार्टिकल तक, वहां जाकर के रूट उस सॉइल पार्टिकल चिपकती है और जो उस सॉइल पार्टिकल पर न्यूट्रिएंट है वह रूट में आ जाता है और रूट वाला सॉइल पार्टिकल पर जाता है, तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज होता है। तो ये बहुत कम है, रूट एक्सचेंज वाला 1 to 3% है हार्डली। तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो मास फ्लो के थ्रू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल दीजिए, पानी के साथ घुल के रूट जोन में आ ही जाएंगे वो। लेकिन फास्फोरस और जो पोटेशियम है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन डिस्टेंस बहुत कम होती है, इवन 1 सेंटीमीटर भी डिफ्यूजन डिस्टेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए कि सीड यहाँ पे है, ये सॉइल सरफेस है और सीड यहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर सीड है, और मान लीजिए हमने पी और के यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा डाला 2 to 3 सेंटीमीटर। अब रूट तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और पी के और के कहाँ पड़े हैं, ऊपर पड़े, फास्फोरस पोटेशियम, तो अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे। अब हमें लगेगा हमने तो फर्टिलाइजर डाल दिया लेकिन अवेलेबल क्यों नहीं हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही है, हम और फर्टिलाइजर डाल देंगे वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो हमें अब अगर हम यहाँ डालते हैं, पी और के को हमने यहाँ रख दिया, सीड के साथ डाल दिया, अब देखिए रूट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो थोड़ी बहुत रूट तो पहुँच सकती है इस पर, दूसरा सीड यहाँ पड़ा होगा तो इसके थ्रू थोड़ा बहुत तो चले आ जाएगा, लेकिन जो बहुत बड़ी अमाउंट है वो अनयूटिलाइज रह जाएगी। तो इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन के थ्रू हो रहे हैं उनको कहाँ होना चाहिए, सीड के नीचे यहाँ होना चाहिए। तो अगर हम सीड के नीचे डाल दें, यहाँ पे डालें, सीड से हम थोड़ा सा 2 to 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर और हम डाल दें, ताकि रूट जब निकलेगी तो वहाँ तक पहुँच जाएगी, अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में कि जो डिफ्यूजन के थ्रू है, जैसे फास्फेटिक पोटेशिक फर्टिलाइजर, उनका डीप प्लेसमेंट हो, सीड से नीचे हो, 4 to 5 सेंटीमीटर सीड से नीचे हो। दूसरा है बैंड प्लेसमेंट। तो देखिए बैंड प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि सॉइल में पूरी मिक्सिंग नहीं करनी है, कि फर्टिलाइजर लिया और सॉइल में डाल दिया, पूरी सॉइल में मिक्स कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया। अगर इस तरह से करेंगे तो सॉइल के पार्टिकल्स के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स आएंगे, पोटेशिक आएंगे, तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेंगे, पोटेशियम का फिक्सेशन हो जाएगा, तो दोनों की एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आएगी दूसरे ऐसे फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट के साथ जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि फर्टिलाइजर को पूरा न मिलाकर के एक बैंड, नैरो बैंड में डालना चाहिए।
जो बैंड जो है 4 to 5 सेंटीमीटर की बैंड हो, उसमें ही हम डालें, पूरे सॉइल के साथ मिक्सिंग ना हो, तो जो न्यूट्रेंट का जो बैंड है केवल रूट जोन में आए। तो रूट जोन से बैंड बनाते हुए में डालें, 4 to 5 सेंटीमीटर उसकी विथ हो, ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा बैंड चौड़ा करेंगे तो फिर न्यूट्रेंट दूर चला जाएगा रूट से और फिर अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर हमने मिक्सिंग कर दी तो उसको वीड्स ले लेंगे इंटर स्पेस में। दूसरा, डिफ्यूजन डिस्टेंस उसकी बहुत कम होती है, प्लांट को अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कौन सा फर्टिलाइजर है। जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को बैंड में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूरिया बहुत सॉल्युबल होता है, हम ऊपर भी डाल देते हैं। जैसे हमने यूरिया का मान लीजिए यहाँ डाल दिया हमने यूरिया, स्प्लिट एप्लीकेशन में टॉप ड्रेसिंग में, साइड ड्रेसिंग में सरफेस पे ही रहती है। अब क्या होगा, जब रेनफॉल होगी या इरिगेशन हम करेंगे डालने के बाद, तो ये डिजॉल्व होकर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा वाटर के साथ मूव करते हुए। तो इस तरह से यूरिया के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम सरफेस पे डाल सकते हैं। लेकिन जो फिक्स हो जाते हैं उनको जो है हमको डीप प्लेसमेंट करना चाहिए और बैंड प्लेसमेंट करना चाहिए। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है, देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हाईली रिएक्टिव है, मेटेलिक कैटायंस हैं, हाईली रिएक्टिव है, सॉइल में फिक्स हो जाते हैं। तो जब फिक्स हो जाते हैं और धीरे धीरे अवेलेबल होते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी अमाउंट फिक्स हो जाती है, तो हमें इनकी डोज बढ़ानी पड़ती है, 40 kg पर हेक्टर, 50 kg पर हेक्टर। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स हैं उनको फोलियर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इसमें फिक्सेशन का चांसेस क्या है ही नहीं, केवल हम किस पे कर रहे हैं, फोलियर पे कर रहे हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है, अगर उसमें फील्ड में आ रही है डेफिशिएंसी तो हम फोलियर एप्लीकेशन करें। अगर नहीं और डेफिशिएंसी है, काफ़ी डेफिशिएंसी है, जिंक की है या आयरन की है या मैग्नीज की है, तो उनके सल्फेट साल्ट्स को सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हम करेंगे तो फिक्स हो जाएंगे, प्लांट को अवेलेबल नहीं होंगे। तो जैसे ही हम सोइंग करें उससे उस समय या उससे थोड़ा सा पहले हमें अप्लाई कर देना चाहिए, और बैंड में ही करना चाहिए, नहीं तो वही प्रॉब्लम होगी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ होती है। तो यही रीज़न होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर है, खासतौर से जैसे फेरस सल्फेट है, उसका हम स्प्रे करते हैं, उसका हम सॉइल एप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं। अगर वो करें तो चिलेट के साथ हमें यूज़ करने चाहिए, उसकी चिलेटेड फॉर्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की यूज़ करनी चाहिए, ताकि उसका फिक्सेशन बचे, वो ना हो पाए। तो ये फर्टिलाइजर यूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन कैसे करें। अब तक तो जितना हमने पढ़े ये नाइट्रोजनस, पोटेशिक और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से, माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि चिलेटेड हम यूज़ करें, क्योंकि चिलेटेड फॉर्म में उनका फिक्सेशन नहीं होता है और उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर चिलेटेड फर्टिलाइजर नहीं है, हम पे सिंपल साल्ट है, मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो हमको उसका फिर स्प्रे करना चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए फर्टिलाइजर अप्लाई करने की, हमको कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको बहुत मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की है। और जो सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड लेक्चर है, सॉइल प्रॉपर्टी का लेक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए, तो वो उस लेक्चर को आप देखें। फिर मिनरलाइजेशन, डीकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल है न्यूट्रिएंट रिलीज में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं प्ले लिस्ट में, सॉइल फर्टिलिटी का आप ग्रुप देखिए, उसमें सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो ये लेक्चर मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसमें मैंने आपको रीज़न भी बताया कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, क्यों बैलेंस्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन दूसरे के बिना नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं दूसरा न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व होता है उसके एसिमिलेशन में, उसके मेटाबॉलिज्म में। इसी तरह से सॉइल प्रॉपर्टीज़ का क्या इम्पैक्ट है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो सॉल्युबिलिटी उसकी अफेक्ट होगी। तो ये मैंने आपको बहुत लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।